हाय एवरीवन, मैं सुभाष सर। आप लोग को देखिए ज्ञान लहर चैनल में आप लोग का स्वागत है। ये देखिए आप लोग को सीटेट 6 से 8 तक में जो पेडागोजी 15 नंबर का आती है, इसमें मैं आप लोग को पेडागोजी बताते हुए आप लोग को समझ में आएगा किस तरह से पेडागोजी आती है और किस तरह का प्रश्न कैसे करें और कैसे प्रश्न होते हैं, इनके बारे में आप जानें। देखिए पहला प्रश्न है कि आपकी कक्षा में यह 2016 का पेपर है, सीटेट, ठीक है। का देखिए आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी लगातार गणित की परीक्षाओं तथा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? ठीक है, देखिए क्या करेंगे आप बताइए, पहले समझें इसको, बाद में ट्रिक तो लगाइए, जान जाएंगे उत्तर। उनको उच्च उपलब्धि वाले के साथ बिठा देंगे, मतलब जो नहीं जान पा रहे हैं उनको अच्छे लड़कों के साथ बैठाएं। दूसरा, अच्छा न करने के लिए परिणाम को समझाएंगे, मतलब जो अच्छा नहीं कर पाए उनको समझाएंगे। अगला, अभ्यास के लिए अधिक टेस्ट लेंगे। और अगला है कारणों का निदान करेंगे तथा और उपचारिक कदम उठाएंगे। तो देखिए यह सकारात्मक विकल्प है जो चौथा है कि कारणों का निदान करेंगे और उपचारिक कदम उठाएंगे। तो मतलब उनके कारणों को जानेंगे, किस कारण से वो नहीं जान पा रहे हैं, मतलब पहले की पढ़ाई उनकी ठीक नहीं हुई है, तो उस बात को हम समझें और उनका कारण का निदान करें, उनको बताएं पीछे की बात, तब उपचारिक कदम उनको उठाएंगे, मतलब उनको समझाएं किस तरह आप लगातार कर पाएंगे। देखिए इसका विकल्प में सामने है, जब कक्षा में कुछ विद्यार्थी लगातार गणित की परीक्षा और परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तब एक शिक्षक के रूप में हम कारणों का निदान करेंगे और उपचारिक कदम उठाएंगे। देखिए दूसरा प्रश्न है कि गणित के समावेशी कक्ष में दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए आपकी क्या नीति होगी? तो देखिए यह विकल्प भी आपके सामने है, 4 विकल्प हैं और लगा हुआ भी ट्रिक है, लेकिन पहले समझें। गणित में कुछ अंक प्राप्त करने वाले के साथ उनके जोड़े बना देंगे, मतलब जो समावेशी कक्षा में है, दृष्टिबाधित हैं और विकलांग हैं। जानते हैं कि अब समावेशी कक्षा में कौन कौन बालक रहते हैं? सभी बालक भी हो सकते हैं। तो कह रहा कि गणित में उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को उनके साथ जोड़ देंगे, मतलब उनके साथ बैठा देंगे, तो ये तो गलत है। अगला है उनके लिए वैकल्पिक अध्यापन, अधिक अधिगम और आकलन पद्धति की अभिकल्पना करेंगे। ठीक है, अगला है शिक्षार्थियों को विशेष शिक्षण के पास भेजेंगे और गणित के बदले कोई दूसरा विषय देंगे, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। देखिए विकल्प हमारा 20 है, एक उनके लिए वैकल्पिक अध्यापन अधिगम का आकलन पद्धति की अभिकल्पना करेंगे, मतलब उनको दूसरे विधि से कैसे समझाएंगे जिससे उनको समझ में आ जाए। ठीक है, यह उनके लिए समावेशी कक्षा में तरह तरह के बालक होते हैं, जो दृष्टिबाधित होते हैं उनको दृष्टिबाधित भी पढ़ाएं, जो विकलांग हैं या पैर से या हाथ से, तो उनके लिए अलग व्यवस्था करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जवाब दूसरा सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा है कि गणित में शिक्षार्थी की रुचि और अभिवृत्ति को परखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन नीतियाँ प्रयुक्त हो सकती हैं? देखिए इसमें विकल्प हमारा डी सही है, लेकिन पहले इनको समझ लें। पोलियो परियोजना कागज़ पेंसिल परीक्षण, मतलब कागज़ पेंसिल से हम उनके पोर्टफोलियो होता है कि जो हम साल भर में छात्र क्या किया उसको हम नोट करके रखे रहेंगे, तो उस बात को हम कागज़ पेंसिल परीक्षण करेंगे। या अगला है मौखिक परीक्षा कागज़ पेंसिल परीक्षा कक्षा की सहभागिता, मतलब मौखिक परीक्षा लेंगे, बोल करके कोई काम करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम बात करेंगे, ठीक ना।
तो यह कागज पेंसिल परीक्षा कक्षा या परीक्षा लेंगे या कक्षा की सहभागिता कक्षा में बैठा कर के परीक्षा लेंगे, इस तरह की बात करें, या जांच सूची पोर्टफोलियो कागज पेंसिल परीक्षा। देखिए यह ऊपर दोनों बात कर दिया, यहाँ पर जोड़ दिया। और अंतिम है जांच सूची पोर्टफोलियो परियोजना कक्षा की सहभागिता, मतलब यह जांच सूची भी रखेंगे, पोर्टफोलियो परियोजना कक्षा की सहभागिता, ये सब जिसमें रहेगा वही हमारा उत्तर क्या होगा, सही है। अगला है कक्षा 7 की गणित शिक्षिका नीता। देखिए प्रश्न हर साल आता है। गणित के कक्ष में सर्वेक्षण पर आधारित बहुत सारी परियोजनाएं प्रोजेक्ट देती है। इस क्रियाकलाप का क्या उद्देश्य है? देखिए पहला है कि समस्या सुलझाने के कौशल को प्रोत्साहित करना। ठीक है, समस्या सुलझाने के कौशल को प्रोत्साहित करना, यह तो नहीं होगा। अगला है, देखिए पहले इसको समझें क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो समस्या सुलझाने के कौशल को प्रोत्साहन देना, ये भी हो सकता है। अगला प्रामाणिक आंकड़ों को एकत्रित करने का अवसर विद्यार्थियों को प्रदान करना, जहाँ अवसर की बात आई ये भी सही है। कक्ष की एक रास्ता को भंग करना, एक रास्ता को भंग करना, ये तो गलत है, ये भी सही हो सकता है। देखिए क्या कि विकल्प में हमारा है कक्ष की एक रास्ता को भंग करना, मतलब जैसे बालक सब एक ढंग से पढ़ रहे हैं, जिसको सबको नहीं समझ में आएगा, नहीं तरफ से पढ़ाएंगे तो अलग अलग तरीके से बताएंगे उनको, तभी समझ में आएगा। अगला वैकल्पिक आकलन के लिए इसका उपयोग करना, वैकल्पिक की बात की कुछ नहीं हो सही। तो इस तरह से हमारा ए बी और सी तीनों सही है, जो हमारा बी विकल्प में आएगा। ठीक है, आगे प्रश्न बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न है कि गणित में निम्नलिखित पदों में से कौन सा पद परिभाषित है? गणित में निम्नलिखित पदों में से कौन सा पद परिभाषित है? समतल, बिंदु, रेखा, चतुर्भुज के विकर्ण। तो हम जान सकते हैं कि समतल जो हमारा परिभाषित का पूछ रहा, परिभाषित कौन सा पद परिभाषित है। ठीक है, तो बिंदु, गणित में बिंदु जो है परिभाषित पद है, और न समतल की परिभाषा सही से, न विकर्ण के चतुर्भुज, न रेखा। ठीक है, तो ये क्या होंगे, कौन सा पद परिभाषित है? तो हमारा विकल्प हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा पहलू बीजगणित में महत्वपूर्ण नहीं है? सामान्यीकरण, मानचित्रण, या माप, या क्रम परिवर्तन। तो हम जान सकते हैं कि बीजगणित में मापना, ठीक ना, बीजगणित में माप महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, माप महत्वपूर्ण सी वाला नहीं है, जबकि सामान्यीकरण, मानसिक चित्रण तथा क्रम परिवर्तन बीजगणित के प्रमुख पहलू हैं। मापन रेखागणित का प्रमुख पहलू है। मापन रेखागणित का प्रथम पहलू है, क्योंकि बीजगणित का नहीं है। रेखा खींचकर हम नापते हैं कि 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर की है, ठीक ना, लेकिन बीजगणित में 5 अक्स लिखते हैं तो कैसे मापेंगे, नहीं माप पाएंगे। तो यही बात की बात कर रहा है। देखिए अगला प्रश्न है, गणित में प्रश्न रखने का अर्थ। गणित में प्रश्न रखने का अर्थ क्या है? विषय वस्तु में से प्रश्नों का सृजन करना, प्रश्नों को हल करने में असमर्थता, कक्षा में संदेह प्रस्तुत करना, प्रश्न हल करना। तो देखिए हमारा विकल्प इसमें सी सही है कि कक्षा में संदेह प्रस्तुत करना, मतलब तरह तरह के हम प्रश्न अगर देंगे तो विद्यार्थी संदेह में रहेगा और उसको कैसे हल करेगा अब वही समझेगा। ठीक ना, तो प्रश्न पूछने वाले छात्र अंतः प्रेरित हो गए, और जिनसे अन्य छात्र जिनके मन में प्रश्न दबे रहते हैं वे सभी लाभान्वित होंगे। तो मतलब तरह तरह के हम प्रश्न देंगे तो कक्षा में संदेह बनेगा, तो छात्र मेहनत से उस प्रश्न को क्या करेंगे, हल करेंगे, जो नहीं जानते वो भी जान जाएंगे। ठीक है, देखिए यह है प्रश्न कि निम्नलिखित, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, प्रत्येक विषय प्राकृतिक संख्या, अभाज्य संख्या उत्पत्ति की निम्नलिखित विधियों में से किसका प्रयोग उपयुक्त कथन के प्रमाण खंडन हेतु किया जा सकता है? इसमें हमारा विकल्प डी से एक प्रतिस्थापित द्वारा उत्पत्ति की, मतलब प्रत्येक विषम प्राकृतिक संख्या एक अभाज्य संख्या है। विषम संख्या वह है जो 2 से विभाजित न हो। ठीक है, प्रत्येक प्रतिस्थापित विधि द्वारा उत्पत्ति के आधार पर इसकी व्याख्या संभव है।
अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न जो पेपर में आया है 2016 में। गणित में सुचिंता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घटक उत्तरदायी नहीं है। तो जो सुचिंता के लिए मतलब कि गणित में लिंग निर्धारण का कोई बात नहीं होती है, चाहे लड़की हो या लड़का दोनों पढ़ सकते हैं ना। पाठ्यक्रम, विषय की प्रकृति और परीक्षा पद्धति, ये सब इसको क्या करता है, सुचिंता करता है, और लिंग निर्धारण की कोई बात इसमें नहीं होती है। देखिए मैं आप लोग को पेडागॉजी अलग दे रहा हूँ और अलग प्रश्न तो अलग से मैं प्रश्न हल करके दूसरी वीडियो देता हूँ। पेडागॉजी को अलग से मैं बना रहा हूँ जो आप लोग को समझ में आएगा। देखिए 2015 की पेडागॉजी है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दो अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य संख्या होता है। सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या एक है। एक अभाज्य संख्या विषम संख्या हो सकती है, कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है। तो देखिए इसका विकल्प हमारा सी से एक अभाज्य संख्या विषम संख्या हो सकती है। एक भाज्य संख्या विषम संख्या हो सकती है। जैसे देखें किन्हीं दो अभाज्य संख्याओं का योग 3 धन 5 8 मतलब सम संख्या होगा। जो पहला हमारा कह रहा है कि दो अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य होता है, तो गलत है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, जो भी हमारा बी वाला गलत है। और तीसरा विकल्प जो भाज्य संख्या विषम संख्या हो सकती है, 9 15 21 विषम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, कोई संख्या सम एवं अभाज्य नहीं हो सकती। ठीक है, कोई भी संख्या सम एवं अभाज्य नहीं हो सकती। जो यह प्रश्न आपको है बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो हर साल पूछा जाता है। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय पाठ्य चर्चा में गणित के अध्यापन का लक्ष्य होना चाहिए कि बच्चे प्रभावशाली गणित सीखें। प्रभावशाली गणित का अर्थ है सीखी गई गणितीय तकनीकी को समझकर उनका विनियोजित उचित उपयोग करना, गणितीय खेलों और पहेलियों को हल करना, गणित की प्रयोगशाला में ज्यामितीय प्रमेयों की जांच करना, और अगला गणितीय कार्य पद्धतियों और परिकलन क्रियाओं का एल्गोरिथम का ज्ञान होना। देखिए एनसीएफ 2005 जो है पहला है कि सीखी गई गणितीय तकनीकी को समझकर उनका विनियोजन उचित प्रयोग करना। यह हमारा एनसीएफ 2005 कहता है। अगला प्रश्न है कि गणितीय उपकरण उल्लेखित है। परिकलन तंत्र, कैलकुलेटर, रेखक, रूलर, नापने वाला फीता, टेप, चादा, कोण मापन प्रकार या कंपास। अगला है सूत्रों तथा संप्रत्यों पर आधारित चार्ट, ग्राफ, पेपर, चार्ट बिंदु और सभी प्रकार की सामग्री जिनमें समाविष्ट भाषा, लिखित संकेत, अर्थपूर्ण निर्देश जो कि उद्देश्य को स्थापित कर सके। अगला है भौतिक पदार्थ जैसे ज्यामिति बोर्ड या त्रिविम 3D मॉडल, घनी, छड़ें इत्यादि। तो हमारा बी विकल्प सही है, सी वाला, कि सभी प्रकार के सामग्री जिनमें समाविष्ट हैं भाषा, लिखित संकेतन, अर्थपूर्ण निर्देशन जो कि उद्देश्य को स्थापित कर सके। हमारा विकल्प नंबर 3 सही है, सी वाला। देखिए यह भी प्रश्न हर साल पूछा जाता है लगभग। कक्षा 6 की इकाई चतुर्भुजों को समझाना में चतुर्भुज के कोण योग गुणधर्म से संबंधित मुख्य परिणाम कागज मोड़ने के क्रियाकलाप द्वारा परिचित कराए गए और उसके पश्चात इन गुणधर्मों पर आधारित अभ्यास दिए गए। इस पर कोण के गुणधर्म का प्रमाण प्रूफ नहीं दिया गया क्योंकि कक्षा 6 के विद्यार्थियों पर समय बैन हिले के इस स्तर पर है। देखिए अब पहला स्तर है औपचारिक निगमन, दूसरा विश्लेषण, तीसरा निगमन और स्तर है मानसिक चित्रण। तो हमारा ए वाला सही है कि बैन हिले के अनुसार विद्यार्थी को 2 स्तर पर कागज को मोड़कर उसके गुणधर्म को समझाना, क्योंकि इस स्तर पर विद्यार्थी जो भी देखता उसे उसी प्रकार से समझ लेता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं आप लोग को
सी टेट और यूपी टेट के लिए वीडियो लगातार प्रस्तुत कर रहा हूँ। धन्यवाद।